सो फर्स्ट हम कवर कर लेते हैं हमारे पॉलीसैकेराइड्स। 3 पॉलीसैकेराइड्स है। कौन कौन से? स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। We talk about cellulose. सेलुलोज किससे बना है? ग्लूकोज यूनिट से बना है। तो कौन से ग्लूकोज यूनिट से बना है? बीटा ग्लूकोज। सेलुलोज बना है बीटा, पहला मुद्दा। कौन से ग्लूकोज? बीटा बी ग्लूकोज यूनिट से बना हुआ है सेलुलोज। बहुत सारे बीटा बी ग्लूकोज। और यहाँ पे लिंकेज कैसा होता है? लिंकेज यहाँ पे होता है C1 C4 लिंकेज। C1 C4 लिंकेज। अब देखो ये दो ही मुद्दे की बात है। हाँ, इसमें लिंकेज और कौन सा यूनिट, बड़ा ऐसा डायग्राम देखने यहाँ पे समझाने के लिए कि वो रेड्यूसिंग नॉन रेड्यूसिंग वाली बात तो समझना है। सेलुलोज सेलुलोज का डायग्राम ले लेते हैं यहाँ पे। ये सेलुलोज का स्ट्रक्चर। अब क्या कर रहे हैं? इसका C1, जब पहला मॉलिक्यूल का C1 का इस्तेमाल हम कर रहे हैं तो उसका जो अल्डिहाइड ग्रुप फ्री रहा, इसका C1 है, इसका C1 है, इसका C4। एक मॉलिक्यूल का C1 दूसरे का C4। तो अगर एक का C1 हो और एक का C4 हो तो आप बोलेंगे सर C1 का तो एनोमरिक कार्बन एंगेज हो गया, पर दूसरे को C4 है ना सर, उसका C1 तो फ्री है। फिर वो हिसाब से होना रिड्यूसिंग शुगर। और आपने क्या पढ़ाया? नॉन रिड्यूसिंग ऑल द पॉलीसैकेराइड सर, नॉन रिड्यूसिंग गलत पढ़ाया आपने। सर इसका C1 इसका C4 में लिंक बना है पर खत्म नहीं हुआ अकेले, तो पॉलीसैकेराइड है ना। अब ये मॉलिक्यूल सेकंड इसका ये C4 से इसने C1 से बॉन्ड बना लिया, पर इसका C1 दूसरे का C4। ऐसे करते करते सारे C1 C4 C1 C4 तो सारे C1 एंगेज हो जाएंगे इन द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कौन सा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज? बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जो बीटा ग्लूकोज है तो उस लिंकेज को हम बोलेंगे बीटा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, बिकॉज़ बीटा ग्लूकोज से बनता है। अगर अल्फा ग्लूकोज का आप लेंगे तो अल्फा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलेंगे उसको। गॉट द पॉइंट? डोंट ड्रॉ स्ट्रक्चर, उससे मैंने निकाल दिया उसको, तो दिखाने के लिए बताया मैंने। स्ट्रक्चर बनाइए मत, गरज नहीं है उतना कहां आप बिग स्ट्रक्चर याद कर सकते हैं। मुद्दे की बात नहीं, मुद्दे की बात साबित C1 बच्चे का सिद्धार्थ राउत जी, आपकी बार बार माइक ऑन करने की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, आप माइक ऑन ही मत करिए, ठीक है? सिद्धार्थ राउत, नॉट अनम्यूट योरसेल्फ। एक और बात सेलुलोज के बारे में, क्या आप सेलुलोज को काट के पचा सकते हो? विशाखा नहीं पचा सकती, और देव गुलाटी पचा, और मैं सर मैं सेलुलोज को कौन कौन सेलुलोज को काट कर पचा सकता है? मैं नहीं पचा सकता सर। तुम नहीं कर सकते, हम क्या कर सकते? देव गुलाटी कर सकता, ह्यूमन पचा नहीं सकते। पचाने के लिए एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट है, सेलुलेज। सेलुलेज एंजाइम के बिना सेलुलोज को पचाना पॉसिबल नहीं है। तो एनिमल्स के अंदर ये एंजाइम होता है, एनिमल्स की बॉडी के अंदर, क्योंकि उनके बॉडी में वो एंजाइम होता है, उसके लिए वो सब डायरेक्टली कच्चे कच्चे प्लांट चबा देते हैं और पच भी जाता। अगर हम भी जाके अगर जंगल में सारे पत्ते पेड़ पौधे काटने शुरू तो हम पचा नहीं सकते, कि हमारे अंदर वो सेलुलेज। तो देव गुलाटी स्पेशल ह्यूमन बीइंग, देव है, देव है, देव कुछ भी कर सकता है। ये बात है, लिख लीजिए। ह्यूमन
अगर उसमें सेलुलोज लोग बचा नहीं सकते, बाकी सब बचेगा, और जो नहीं बचेगा वो बाहर कुछ निकल, ऐसा नहीं होता है ना, जो भी हम खाते हैं सब गायब। Some things come out as a waste. What is that? Undigested. जो भी डाइजेस्टेबल है, जो हमको रिक्वायरमेंट है, वो सब बॉडी हमारा कंज्यूम कर लेता है, और जो भी अनडाइजेस्टेबल है वो सबको बाहर, सिस्टम ही ऐसे बना है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में क्या लिखा आपने? हाँ, cellulose cannot be digested by human beings because the human body does not contain an enzyme called as cellulase. Human body cannot digest cellulose because they don't have an enzyme cellulase which is required to digest cellulose. But then animals have it. That's why animals can digest. Right? इस बात को भी आप लिख रहे हैं ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थे इसके बारे में, सेलुलोज के बारे में। अगला है स्टार्च। लेट्स टॉक अबाउट स्टार्च। अगला पॉलीसेकेराइड है स्टार्च। सर वो कौन सा एंजाइम का नाम लिया, वो वापस बताइए ना। सेलुलोज में ओ को निकाल के ए लगा दीजिए, बन जाएगा सेलुलेस। अगला है स्टार्च। स्टार्च इज अ मिक्सचर ऑफ टू थिंग्स, टू कंपोनेंट्स। स्टार्च एक सिंगल नहीं है, दो कंपोनेंट्स का मिक्सचर है स्टार्च। ठीक है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ एमिलेज एंड एमिलोपेक्टिन। एमिलेज नहीं, एमिलोज, एमिलोज एंड एमिलोपेक्टिन, ये दो चीजों का मिक्सचर है स्टार्च। स्टार्च में मिक्स होते हैं ना, इसमें 20% होता है एमिलोज और 80% होता है एमिलोपेक्टिन। इनके मिक्सचर को हम बोलते हैं स्टार्च। अब इंडिविजुअली बात करते हैं उनके अंदर कौन से लिंकेज होते हैं। एमिलोज जो है, एक और बात करो, एमिलोज इज वाटर सॉल्युबल, जबकि एमिलोपेक्टिन इज वाटर इनसॉल्युबल। उनको प्रॉपर्टी भी लिखना के ब्रैकेट में। एमिलोज इज वाटर soluble component, this is a water soluble component, this is water soluble component, whereas amylopectin is water insoluble। अब एमिलोज के अंदर कौन कौन से मोनोसैकेराइड्स है, इससे बना हुआ है बीटा ग्लूकोज, सॉरी अल्फा ग्लूकोज से बना हुआ है एमिलोज। पहले आप बात करें एमिलोज के बारे में। एमिलोज किससे बना हुआ है जी? अल्फा डी ग्लूकोज। बहुत सारे अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट्स आपस में जुड़ के बनाते हैं एमिलोज। और लिंकेज कैसा है? लिंकेज है C1 C4, मेजॉरिटी केस में C1 C4 ही है। तो C1 C4 लिंकेज होता है, एक ग्लूकोज का C1 और एक का C4। तो आपको सही बात है, उसको भी C1 हो जाएगा। ऐसे करते करते ये भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर बन जाता है। C1 C4 लिंकेज होता है, स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल बनाता है, लीनियर पॉलीमर की तरह स्ट्रेट ऐसे एमिलोज। जबकि जो एमिलोपेक्टिन होता है ना, एमिलोपेक्टिन बेसिकली एमिलोज से ही वैसा ही है, सेम एमिलोज जैसा ही है। अगर मान लीजिए आपका एक एमिलोज का मॉलिक्यूल बिजनेस करने का सी एमिलोपेक्टिन, ये आपको एक स्ट्रेट चेन दिख रहा है ना यहाँ पे, जहाँ पे यहाँ स्ट्रेट चेन दिख रहा है ना, ये एमिलोज है। दिस इज व्हाट, ये एमिलोज का स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। अब बहुत सारे लीनियर मॉलिक्यूल है, एक लीनियर मॉलिक्यूल एमिलोज का,
और एक मॉलिक्यूल। अब इन दोनों को जोड़ दो, ब्रांचिंग कर दो। आप ये सारे स्ट्रेट चेन एमिलोस को आपस में ब्रांचिंग कर दो, ये ब्रांच मॉलिक्यूल एमिलोपेक्टिन, ठीक है ना। एमिलोपेक्टिन के अंदर एमिलोस की यूनिट्स होते हैं, आपस में ब्रांचिंग होता है। अब एमिलोस में लिंकेज कैसा है, ये किससे बना है एमिलोस? अल्फा डी ग्लूकोज से बना है। एमिलोपेक्टिन किससे बना, उससे बना है, एमिलोस से ही बना हुआ है। एमिलोपेक्टिन भी हम क्या बोले किससे बना हुआ है जी, अल्फा डी ग्लूकोज से बना हुआ है। और जो स्ट्रेट चेन है, बिकॉज वो एमिलोस का है, वहां लिंकेज कैसा है, C1 C4 लिंकेज। पर ये जो दो स्ट्रेट चेन एमिलोस है, उनके बीच में आपस से एक लिंक है ब्रांचिंग करने के लिए, वो लिंकेज या दो लिंकेज, एक तो स्ट्रेट चेन में लिंकेज, दूसरा ये दो स्ट्रेट चेन का आपस में लिंकेज, ठीक है। ठीक है, सिर्फ टू लिंकेज है। ये जो 1,6 लिंकेज कौन सा है, ये दो स्ट्रेट चेन को कंबाइन कर रहा है, एक चेन और एक चेन को लिंक करने के लिए C1 C6 लिंकेज होता है। C1 C4 लिंकेज होता है आपस में ग्लूकोज यूनिट्स, ग्लूकोज यूनिट्स के आपस में C1 C4 लिंकेज होता है, और दो एमिलोस या दो स्ट्रेट चेन के बीच में होता है C1 C6 लिंकेज, दोनों लिंकेज आप between the glucose units in a straight chain amylose you have C1 C4, and two amylose molecules are linked by C1 C6 linkage. Everybody, ये तो बात थी स्टार्च के बारे में। तीसरा क्या है जी, ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर मच सिमिलर टू दैट ऑफ एमिलोपेक्टिन ही है। जैसा एमिलोपेक्टिन है वैसा ही आपको ग्लाइकोजन भी दिखाई देगा, पर और ज्यादा ब्रांचिंग, लिटिल बिट मोर ब्रांचिंग एज कंपेयर्ड टू एमिलोपेक्टिन, थोड़ा ब्रांचिंग उसमें ज्यादा होगा उतना ही ग्लाइकोजन, और कुछ नहीं। तो बस बाकी सब बातें सेम ही रहेंगी उसके अंदर, जो हमने एमिलोपेक्टिन के लिए पढ़ा वो सब बातें ऑलमोस्ट सेम रहेगा तो ग्लाइकोजन, अल्फा डी ग्लूकोज C1 C4 लिंकेज एंड सेम तो ग्लाइकोजन, दोनों डोमेन में ग्लाइकोजन। अब उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम द लिंकेज एंड द यूनिट दैट इज सेम एज दैट ऑफ एमिलोपेक्टिन, उसके अलावा क्या पॉइंट हमें ध्यान रखना है, ग्लाइकोजन बायो वालों को पता होगा, फेमस है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज रिजर्व कार्बोहाइड्रेट, इसका नाम है रिजर्व कार्बोहाइड्रेट। बायो में आपने पढ़ा होगा, ऐसे एक्स्ट्रा बता रहा हूं मैं आपको, इसको रिजर्व कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। हमारे बॉडी में कुछ चीजें रिजर्व होते हैं, हमारा बॉडी भी सोच समझ के काम करता है, बॉडी भगवान ने बनाया रिजर्वेशन। कभी ऐसा हुआ कि कुछ खाने को मिला नहीं 2 दिन तक, फिर भी हम जीवित रहते हैं, तो उस टाइम बॉडी एनर्जी कहां से मिलता है, उसके लिए अलग अलग सोर्सेस, उसमें एक है कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है ग्लाइकोजन, जो हमारे बॉडी में स्टोर रहता है, उसका उपयोग नहीं होता है जनरली, जब जरूरत होती है, अब एनर्जी जरूरत है और आप सप्लाई नहीं कर रहे हो, तुरंत एक ग्लाइकोजन जो है ब्रेक डाउन होगा, उसका हाइड्रोलाइज होगा और ग्लूकोज को रिलीज करेगा। ऐसे अगर पीते हैं एनर्जी, ग्लूकोज पीते हैं आप, ग्लूकोन डी पियो एनर्जी मिलेगी, तो आप नहीं पी रहे, कुछ नहीं कर रहे हो, कहां नहीं रहे, बॉडी एनर्जी चाहिए उस टाइम, तो फिर इस रिजर्व कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलाइसिस करके एनर्जी को रिलीज करेगा, आपको एनर्जी दे, ग्लूकोज यूनिट्स में कन्वर्ट। जनरली वो होता नहीं है, जरूरत होने पे ही वो काम करता है बॉडी के अंदर। इज आल्सो कॉल्ड, इज आल्सो कॉल्ड एज क्या, रिजर्व कार्बोहाइड्रेट। Only when body requires it, really requires it, then this is going to get hydrolyzed and going to give out which glucose units, alpha D glucose units. So these are the polysaccharides, ये थे polysaccharides के बारे में कुछ बातें। दूसरा मुद्दा क्या आज का हमारा, केमिकल रिएक्शंस, ग्लूकोज के केमिकल रिएक्शंस। Let's see chemical reactions of glucose. You can close the door.
करते हैं इसी गरज नहीं है। तो जब ठंडी आएगी उस टाइम ऐसे काम ठंडे में मजा तो ऐसे ही होता है ना, लोग ठंडी में ऐसे खाने जाते हैं, होता है ना थ्रिल, मजा आता है। केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज, चलो ग्लूकोज क्या है उसका फॉर्मूला, बेसिकली क्या राइट लाइक दिस CHO, कितने सारे CHOH उसके अंदर, शॉर्ट में से लिख दो 1 2 4, बीच में 4 टाइम्स है ना, 4 टाइम्स आपका C के ऊपर OH आता है, डिपेंड यहाँ वहाँ स्ट्रक्चर हम जानते हैं पर रिएक्शन कैरेक्टर्स नहीं सकते हैं। प्रोड्यूस दिस ग्लूकोज, दिस आर ग्लूकोज। I am not saying here D या L ग्लूकोज बिकॉज़ यहाँ कॉन्फ़िगरेशन वाले कुछ किया नहीं, जो भी हो D हो या L हो, जो भी ग्लूकोज रिएक्शन ये सही होगा। अभी ग्लूकोज ले लिया हमने, इस ग्लूकोज अगर हम डालेंगे फर्स्ट में करता हूँ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, ठीक है। तो आप चाहे तो उसको हेडिंग लिख के अलग अलग भी लिख सकते हो कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन वगैरह वगैरह, मैं एक जगह पे सब बना के लिख रहा हूँ। फर्स्ट में कर रहा हूँ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन के अंदर 2 रिएक्शन हम पढ़ते हैं, एक है विद ब्रोमीन वाटर, दूसरा है विद फाउंडेशन वाटर। जब आप ब्रोमीन वाटर डालते हो इसके अंदर तो बहुत महत्वपूर्ण है बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स है। एक तो आपके पास आपका अल्डिहाइड है यहाँ पे, फिर ये OH जो है वो क्या सेकेंडरी अल्कोहल है बीच में 4, और नीचे प्राइमरी अल्कोहल। तो जब भी कोई रिएजेंट डालोगे तो कहाँ वो इफेक्ट करेगा वो डिपेंड करता है, सभी जगह इफेक्ट करेगा, किसी एक पे इफेक्ट करेगा, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ। तो जब ब्रोमीन वाटर इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिस इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आपका जो CHO है अल्डिहाइड उसको बनाएगा एसिड और पूरा मॉलिक्यूल कुछ भी नहीं होगा, तो आपको मिलेगा COH CHOH, rest of the molecule remains as it is. In the presence of Br2H2 आपको मिलेगा ये, इसका नाम क्या है, this is ग्लूकोनिक एसिड। ऐसा है ग्लूकोनिक एसिड बनता है जब आप पुट करते हो HNO3, जब आप पुट करोगे HNO3 तो HNO3 जो है ये CHO को ही थोड़ा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग, form HNO3 is a bit stronger oxidizing agent. This is going to convert your CHO into COH as well as primary alcohol को भी ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड है, पहले बनाएगा उसको अल्डिहाइड, फिर अल्डिहाइड बन जाएगा एसिड। तो यहाँ पे आपको मिलेगा COH, सेकेंडरी अल्कोहल कुछ नहीं करेगा, and this is what, this is saccharic acid। These two oxidation reactions, so glucose, got it everybody? Yes. एक मिनट रुकें सर। तो याद करना पड़ेगा कहाँ पे क्या हो रहा है, सॉरी वो टाइम्स ना, वो टाइम्स ये नहीं जाएगा, तो मेरी रिलेटिव मुझे बराबर पढ़ लीजिए, पूरे समाज के लिए सोचते हैं, अगर कोई बच्चे होंगे जिन्होंने नहीं लिखा होगा तो कुछ तो गलती भी लिख देते हैं, ऐसे ही ऐसे बच्चे। दिस डन, ये हो गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब रिडक्शन रिएक्शन, दो रिडक्शन रिएक्शन, एक विद सोडियम एमालगम और एक विद HI
रेड फॉस्फोरस, अगेन ये माइल्ड है, ये स्ट्रॉन्ग है। जब पुट करोगे आप सोडियम एमालगम, तो ये CHO जो है अल्डिहाइड क्या होता है, ये आपको पता है। सोडियम एमालगम कहाँ पे हमने अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को अल्कोहल्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया, ऑलरेडी पढ़ चुके रिएक्शन थी। Yes, sir. तो आपका अल्डिहाइड बन जाएगा अल्कोहल, दिस बिकम CH2OH, CHOH 4 टाइम्स। ये क्या है, दिस इज बेसिकली सॉर्बिटॉल, इधर सॉर्बिटॉल। HI रेड फास्फोरस का रिएक्शन, अच्छा रिएक्शन, अच्छा आपके हिसाब से बताइए HI रेड फास्फोरस रिएक्शन क्या होना चाहिए? ये भी किया है, ये सभी रिएक्शन हमने कहीं ना कहीं कोई ना कोई चैप्टर में किए हुए। CH3 बन जाएगा, मतलब वो अल्डिहाइड को भी अल्कीन बना सकता है, अल्कोहल को भी अल्कीन बना सकता है, वो हिसाब से सबके सब रिडक्शन हो जाएंगे, सबके सब। इट्स वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, किसी को छोड़ता नहीं है, सबके सब बन जाएंगे अल्कीन अल्कीन। क्या बनेगा, 6 कार्बन का अल्केन, दैट इज N-हेक्सेन, राइट। बट यहाँ पे दो रिएक्शंस प्रोडक्ट बनते हैं। पर आपको याद दिला दूं, HI के साथ जो रिएक्शन हमने आपको बताया था ग्लिसरॉल के साथ, डू यू रिमेंबर? जिस प्रकार से आप मुझे देख रहे हैं, मुझे ऐसे समझ में आ रहा है, you don't remember, do you remember me? आप जानते हैं मैं कौन हूँ? कौन हूँ प्रेतात्मा? कौन? क्या बड़ी बात है, आपका समझने की बात करना। अब मुझे याद है क्योंकि आप हर दिन मुझे देखते, वैसे ही हर दिन अगर आप स्टडी करोगे तो स्टडी भी याद रहेगा, रिवाइज करना पड़ता है बार बार। याद दिलाता हूँ रिएक्शन, बिकॉज़ यहाँ प्रोडक्ट में बनाऊंगा वो लॉजिक समझ में आएगा क्यों वैसे प्रोडक्ट बनाया। मिक्सचर में एक तो N-हेक्सेन मिला, वो क्लियर है, N-हेक्सेन मिलने वाला है, उसमें कोई शंका नहीं, रिडक्शन हम जानते हैं, इट्स वेरी पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट। 11th में हमने बात की, 12th में बात की, दो बार बात किया था, यू नो इट। उसके अलावा HI के साथ जो रिएक्शन ये जो ग्लाइकॉल्स देते हैं, उसका टेक्निक मैंने आपको बताया था, ग्लिसरॉल का एग्जांपल लेके अल्कोहल छाप किया। आई रिमाइंड यू बैक बिकॉज़ वो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार रिपीट हो चुका है एग्जाम्स के अंदर, डिफरेंट वे। द रिएक्शन वाज फ्रॉम ग्लिसरॉल, बिकॉज़ यहां में क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि 6 कार्बन का है, 6 वजह वो बहुत सारे स्टेप्स हो जाएंगे, टू मनी स्टेप्स टू डू, तो बहुत टाइम जाएगा। उसके लिए मैं ये और एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल लेता हूं, और ये एग्जांपल वैलिड है, उसी को पूछना। जब हाई करेंगे इसको आप इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, डायरेक्टली हाई भी करेंगे आप, तो एक तो रिएक्शन होता है कि वो अल्केन बन जाए, अगर हम बता देते हैं। दूसरा रिएक्शन बताया था मैंने आपको, OH जाएगा, आयोडीन आएगा, OH जाएगा, आयोडीन आएगा। SN रिएक्शन भी हो सकता है, यहाँ पे SN रिएक्शन हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, CH2I CHI CH2I। और फिर मैंने आपको बताया जब भी दो आयोडीन बाजू बाजू में आ जाए, बिकॉज़ ऑफ बल्की ग्रुप से, वहां पे एलिमिनेशन रिएक्शन। याद आ रहा है? Yes, sir. दो आयोडीन बाजू बाजू कार्बन पे रहे तो एलिमिनेशन रिएक्शन, I2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे I2 का एलिमिनेशन हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड H2I बन गया। तो रिएक्शन रुकने वाला है क्या? नहीं, बिकॉज़ आप एक्सेस मात्रा में हाई कर रहे हो, और भी HI है। अब अल्कीन के ऊपर तो रिएक्शन होता है, ये अल्कीन के ऊपर भी रिएक्शन होता है कि नहीं होता है? अल्कीन पे वो तो क्या होगा, I बॉन्ड जुड़ेगा, H प्लस और I माइनस जुड़ेगा उस पे, इससे आप हाई करोगे, ये I बॉन्ड टूट के H प्लस I माइनस जुड़ जाएगा। यहाँ प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, प्रोडक्ट मिलेगा मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा क्या एंटी मार्कोनिकॉफ? मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा क्या एंटी मार्कोनिकॉफ होगा? मार्कोनिकॉफ होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ क्यों होगा?
गरज ही नहीं होने की। जनरली हमेशा मार्कोनिक एडिशन ही होता है। एंटी मार्कोनिक कब होता है? जब HBr होता है और साथ में पेरोक्साइड मार्कोनिक एडिशन है ना ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो क्या होगा, ये कौन बनेगा है आयोडीन, ये बनेगा CH3 और यहाँ पे आ जाएगा आपका आयोडीन H2 आई। वापस से एक कंडीशन उत्पन्न हो गया क्या, दो आयोडीन बाजू बाजू में आ गए है ना यहाँ पे, फिर से दोनों आयोडीन बाजू बाजू में आ गए, फिर से एलिमिनेशन होगा, फिर से यहाँ पे एलिमिनेशन होगा, I2 बाहर जाएगा, एलिमिनेशन -I2, फिर यहाँ जो बनेगा CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड, फिर से अल्कीन बन गया, फिर से एडिशन रिएक्शन होगा, फिर से HI का एडिशन रिएक्शन यहाँ पे होगा, फिर से HI का एडिशन रिएक्शन यहाँ पे होगा। ये क्या होगा, मार्कोनिक एडिशन, इस कारण पे आएगा आपका आयोडीन, तो आपको 2 आयोडोप्रोपेन मिलेगा। That is the final product in the presence of active HI in glycerol. ग्लिसरॉल में एक अच्छा डालने पे आपको 2 आयोडोप्रोपेन प्रोडक्ट मिलता है। इतने सारे स्टेप होता है, कुछ वैसा ही बिकॉज सॉल्बिटॉल भी कुछ ऐसा ही है, बिकॉज जैसा यहाँ भी आई अच्छे आई जुड़ेगी ना, फिर I2 निकलेंगे, फिर डबल बॉन्ड्स आएंगे, डबल बॉन्ड्स टूटेंगे, फिर आई जुड़ेगा, फिर I2 निकलेगा, फिर ये सब करते 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 लास्ट में क्या मिलेगा बताता हूँ। ये हो गया, लिख लिया आपने, भूल जाओ। किताब लेके आता हूँ, ओपन नहीं कर रहा, कॉन्फिडेंस एंड बोलते हैं नॉट हैविंग ओवर, किताब लाया नहीं तो और कॉन्फिडेंस है उसे किताब खोल नहीं रहा, पहले से अगर खोल के अगर मुझे टेंशन रहता, भूल गए तो चलो बेहतर है किताब खोल के ही पढ़ा, वो क्या है कि लूज द कॉन्फिडेंस, लो सेल्फ एस्टीम, जैसे लाया नहीं तो ओवर कॉन्फिडेंस, अगर कुछ जल्दी पढ़ा ले याद रखो, अपने आप पे विश्वास करो कि भी याद रख सकते हैं, हैव अ स्ट्रांग मेमोरी। इस बात पे खुद पे विश्वास, मुझे विश्वास है कि मेरा मेमोरी अच्छा है, अच्छा नहीं है पर विश्वास इतना है कि मैं याद रख सकता हूँ, विश्वास के कारण याद है, विश्वास ही मेडिसिन है। तो दोस्त अब फिर भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इधर है बाजू में, एवरीबॉडी Yes. तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट आपको मिलेगा, एक मिलेगा N हेक्सेन, दूसरा मिलेगा 2 आयोडो हेक्सेन, ठीक है, 2 प्रोडक्ट, वन इज N हेक्सेन, CH2 how many times, 4 times, CH3 is of N hexane, as well as you get ज़्यादा होना है, this is 2 आयोडो हेक्सेन, 2 आयोडो हेक्सेन, ठीक है, 2 प्रोडक्ट्स से अच्छा रखवा N हेक्सेन एंड 2 आयोडो, क्या हो गया, बॉन्ड और आई दोनों ज्यादा ही नजदीक हो गए, समझ में नहीं आ रहा है, बॉन्ड ऐसी No.
No. नॉट डन, क्विक। लड़की ऐसे करने के बदले आगे आ जाओ, यहाँ बैठो फर्स्ट बेंच, यहाँ बैठो या फिर तनवीन के ऊपर बैठ जाओ। तो उसके बाद विषय हुआ सर जगह अपनी बच्ची कुछ नहीं करेंगे, तुम देख के डर लग रहा है, ऐसे रहे ना। डन एवरीबॉडी? Yes. ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गया, रिडक्शन रिएक्शन हो गया। हाँ, अब हम बात करते हैं, हमने बोला था ग्लूकोज जो है फेलिंग सॉल्यूशन और टॉलरेंस रिएजेंट को रिड्यूस करता है, इट इज ए रिड्यूसिंग शुगर। तो क्या बनाएगा अगर हम फेलिंग सॉल्यूशन देंगे? अब फेलिंग सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है? व्हाट इज फेलिंग सॉल्यूशन? फेलिंग सॉल्यूशन में क्या होता है जरा बताइए। हमने एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर में ये पढ़ा था। Sir, may I? हाँ गणेश प्लीज। Sir, it is alkaline solution of CuSO4 with Rockall salt. Very good. This is a perfect answer. Copper sulfate with Rockall salt का जो मिक्सचर है ये है फेलिंग सॉल्यूशन। और हम बात कर चुके हैं पहले। कॉपर सल्फेट CuSO4, कॉपर के कुप्रिक बोलेंगे, कुप्रिक सल्फेट विथ रॉकल सॉल्ट। पर मुद्दे की बात, रॉकल सॉल्ट क्या है? सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, यानी वो रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करता है। पर मेन जो यहाँ पे जब फेलिंग सॉल्यूशन आप डालते हो तो होता क्या है, जो Cu2+ है वो कन्वर्ट हो जाता है Cu+ में। ये फेलिंग सॉल्यूशन क्या है? फेलिंग सॉल्यूशन इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आफ्टर ऑल, राइट? इट इज गोइंग टू ऑक्सीडाइज द एल्डिहाइड, नॉट कीटोन। इट्स अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो कुप्रिक सल्फेट में Cu2+ है, तो Cu2+ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है। रिडक्शन मतलब क्या? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो 2+ से वो कहां जाएगा? +1 में जाएगा। +2 से +1 मतलब वो कुप्रस से कुप्रिक बनाएगा, ये चेंज होता है। और क्या मिलता है? कुप्रिक ऑक्साइड बनता है। क्या मिलता है प्रोडक्ट में? कुप्रिक ऑक्साइड, जो कि रेड प्रेसिपिटेट, which is a red precipitate। और उस रेड प्रेसिपिटेट के माध्यम से आपको ये समझते हैं यहाँ पर रिएक्शन हुआ है। अदरवाइज तो एल्डिहाइड का एसिड बनने में कोई कलर चेंज कुछ होता नहीं है। समझेगा ही नहीं कब एल्डिहाइड बन गया एसिड। हमको समझ इसलिए रहा है बिकॉज वहां पे Cu2+ में कन्वर्ट हो रहा है। Cu+ आयन जो है ना वो रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है। उस रेड प्रेसिपिटेट को देख के समझ में आ रहा है हाँ भाई यहाँ पे रिएक्शन हुआ है, मतलब एल्डिहाइड एसिड कन्वर्ट हो गया होगा। तो होने वाला है कि अगर आप डालते हो फेलिंग सॉल्यूशन यहाँ पे, अगर इस ग्लूकोज में अगर इस ग्लूकोज में अगर डाल दे फेलिंग सॉल्यूशन, क्या होता है? एल्डिहाइड बनेगा एसिड और साथ में Cu2O मिलेगा जो कि रेड पीपीटी है। ये मुद्दे की बात। तो CHO बन जाएगा COH, बाकी सब रहेंगे एसिड। यू विल गेट कुछ, क्या नाम है इसका? अभी तो बनाया था फर्स्ट रिएक्शन ये था ना, ये नहीं था पर उसमें ही बनाया था हमने। ग्लूकोनिक एसिड, दिस ग्लूकोनिक एसिड, एक COH ऊपर, एक COH ऊपर, बाकी सब OH OH OH, इसको बोले ग्लूकोनिक एसिड। फर्स्ट आएगा ना, ऐसा क्यों हो रहा है बार बार? 422 क्यों लिख रहा हूँ? क्या रीजन उसके पीछे? तो अच्छा है, क्यों लिख रहे हो? तुमसे क्या प्यार हो गया? कुछ भी अपने आप से नहीं, हर चीज के पीछे कारण। अगर मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे बार बार क्यों बता रहा है कोई रीजन,
या फिर ऐसे इंडिकेट कर रहा है, दोनों थप्पड़ मारो। तो अक्टूबर समझ में आता है कि गांधी जयंती अक्टूबर हाँ छुट्टी चाहिए 2 days में छुट्टी ले सकता हूँ। हाँ भाई जन्माष्टमी है अभी मंडे को छुट्टी होगा। संडे मंडे छुट्टी 2 days छुट्टी, क्या बात है ना। संडे भैया मंडे रोज खाओ डंडे, डंडे खाने से याद रहेगा। दूसरा क्या है जी, टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट क्या है, कौन बताया किसको यार टॉलेंस रिएजेंट क्या है? सर मैं बताऊं? टॉलेंस रिएजेंट क्या है, कौन बताए? अनुष्का बताइए। Ammonical solution of silver nitrate is called as solvent reagent, right? Ammonical solution of silver nitrate, मतलब यहाँ मुद्दे की बात सिल्वर, सिल्वर नाइट्रेट में सिल्वर की Ag प्लस है, वापस इट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दूसरे को ऑक्सीडाइज करने के चक्कर में खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा, तो Ag प्लस बन जाएगा, Ag प्लस में 0 एंड Ag इज सिल्वर मिरर, उसी को बोलते सिल्वर मिरर। इसी टॉलरेंस टेस्ट को हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। तो सिल्वर बनेगा और सिल्वर का रंग का सिल्वर होता है और टेस्ट ट्यूब के चारों तरफ से सिल्वर सिल्वर दिखाई देगा, समझ में आ जाएगा रिएक्शन हो गया। इससे काम कोई है, ये भी आपको सेम प्रोडक्ट देगा। हाँ दोनों बाय प्रोडक्ट डिफरेंट है, यहाँ पे आपको बाय प्रोडक्ट है TU2O मिलता है जो कि रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, और यहाँ पे आपको बाय प्रोडक्ट में सिल्वर मिलता है जो कि सिल्वर रंग का ही और साथ में अमोनिया ही मिलता है, अलग बात, और मिलना है सिल्वर। रिएक्शंस हो गए दो दो, हाँ दो, इसीलिए मेरे दिमाग में बस मैंने ये सब कुछ जोड़ी जोड़ी बना के लर्न किया, तो लर्न करते उन्होंने जोड़ी जोड़ी बनाया था इनके रिएक्शंस, तो इसलिए वो 2 दिमाग में बैठ गए। देखो मैंने 2 रिएक्शन बनाए पहले जोड़ी में, 2 ऑक्सीडाइजिंग, फिर 2 रिड्यूसिंग, फिर फेलिंग टॉलरेंस 2, ये 2 2 2 दिमाग में मैंने बैठाया था यार, रिएक्शन कुछ छूट ना जाए, इसलिए 2 बार बार। डन एवरीबॉडी? Yes. इसके बाद 2 रिएक्शन होना, ठीक है ना, 2 2 2 और 2, दोनों वेगड़े वेगड़े। अब नेक्स्ट रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन, यह ओसाजोन फॉर्मेशन रिएक्शन। इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं। इम्पोर्टेंट बोलने का मतलब ये होता है कि जब उसके क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है उसको इम्पोर्टेंट होता है, बहुत बार रिपीट उसके ऊपर क्वेश्चन हुआ है डिफरेंट फॉर्म में। ओसाजोन फॉर्मेशन यहाँ पे होता है ग्लूकोज का, देखिए ध्यान देना, इस रिएक्शन को उन्होंने मोल कांसेप्ट से कनेक्ट करके क्वेश्चन बनाया। मुझे लगा अभी मैं बराबर लिखा, मुझे वहां बराबर यहाँ गड़बड़ कर, अब तुम समझना 2 2 है। इसको हम रिएक्ट करेंगे किससे, फिनाइल हाइड्राजाइन, फिनाइल हाइड्राजाइन, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ आपने रिएक्शन देखा है, ये भी नया रिएक्शन नहीं है। aldehydes ketones फिनाइल हाइड्रोजीन, रिमेंबर Sir, reduction amination. सुमित थोड़ा बड़ा पूरा पूरा नहीं, पूरा पूरा यार, पूरा याद दिलाता।
हेडिंग ऐसा नहीं था, हेडिंग हमने पढ़ा था इस प्रकार से, रिएक्शन विद एमोनिया डेरिवेटिव्स। Yes, sir. तो उसके अंदर मैंने एक लिस्ट बनाया था, NH2Z में Z कुछ भी अलग अलग हो सकता है, उसमें एक था फिनाइल हाइड्रस। हाँ, हाइड्रोजोन बन जाते रिएक्शन होने के बाद, उसलिए ना ओजाजोन, हाइड्रोजन बनाता है, हाइड्रोजन फिनाइल हाइड्रोजन से भी है, फिनाइल हाइड्रोजन से भी। तो हाइड्रोजन क्या है जी? अच्छा, बताइए अगर उसका फॉर्मूला लिखना हो मुझे, अब फिनाइल हाइड्रोजन का क्या फॉर्मूला होगा? टेंशन नहीं है, बहुत सिंपल है। हाइड्रोजन पता है अपने को, हाइड्रोजन क्या बताओ? NH2, हाँ, हाइड्रोजन भी नो है। अब फिनाइल हाइड्रोजन मतलब एक H को निकालो, फिनाइल को लगा दो, एक H को हटाओ, फिनाइल लगा दो, बन जाएगा फिनाइल हाइड्रोजन। कोई टेंशन नहीं। एक H को निकाल दिया हमने और यहाँ पे लगा देंगे फिनाइल, फिनाइल मतलब पीएच, मतलब बेंजीन रिंग, बेसिक रेट से बेंजीन रिंग। इसको ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, CH5 NH2, या फिर बेंजीन रिंग ही जोड़ दो, इससे एक ही बात है, अलग अलग तरीके से लिख लो इसको बस। हाइड्रोजन फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला, इस एमोनिया डेरिवेटिव और रिएक्शन विद एमोनिया डेरिवेटिव हम जानते हैं कैसा होता है। मैं दिखा दूं, याद नहीं है तो आपको ऐसा RC बॉन्ड H, ये आपका एल्डिहाइड, एमोनिया डेरिवेटिव हमने लिया NH2Z, Z is something anything and यहाँ पे Z क्या है? PH, NH आपका Z है। तो रिएक्शन कैसा होता है? मैं आपको जब भी रिएक्शन होगा H को यहाँ से आप निकाल देंगे, सिंपल है। H2 हटा दो, आपस में इसको जोड़ दो, ये बन जाएगा R, ये SH डबल बॉन्ड NZ, इस प्रकार प्रोडक्ट बनेगा। Z कुछ भी हो सकता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसी बात को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे इस क्वेश्चन के अंदर। इसीलिए पीछे का लिंक कर जाना चाहिए, क्योंकि मैं पीछे का लिंक कर करके देख रहा हूं, इसलिए मुझे क्या रट्टा मारना हो तो मुश्किल होता है, याद तो रखना पड़ता है केमिस्ट्री रिएक्शंस, पर थोड़ा समझ के किया तो जल्दी याद होता है, और बेसिक क्लियर है तो और जल्दी जल्दी बोलेंगे नहीं है, बिकॉज फंडा क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर। अगर वो सब कच्चा है तो फिर गाउटी रट्टा, मतलब बिना कोई बेसिक्स का, बिना कोई फंडामेंटल्स का, बिना कोई कंसेप्ट का बस रट लो रिएक्शन, उससे बहुत चांस है कि आप एग्जाम में सिली मिस्टेक कर दो। आपने तो काम के रखा है, हम तो करेंगे ही, बराबर है? हाँ बोल रही, कोई मिस्टेक करना नहीं है, तो बता रहा हूँ, डालेंगे क्या डालेंगे, पीएच कितने में चलेगा, आपको कोई दिक्कत है? पीएच NH यह करेंगे पहले H2 और O, जैसे रिएक्शन होगा H2 निकाल देंगे, और ये जो N, अगर यहाँ से H2 निकालोगे N टूट जाएगा कार्बन को, C डबल बॉन्ड N, याद है ना? अभी क्या रिएक्शन है ना? H2 और O निकाल देंगे और N को जोड़ देंगे कार्बन के साथ। जैसे CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे N हो गया, N फिर NH PH, बाकी सब जैसे कि ये है ओजा नहीं, ये ओजोन नहीं है, ये तो बना नहीं है, ये तो फर्स्ट है। ये रिएक्शन 3 स्टेप में होता है, ये तो बस पहला स्टेप। ये H2 है ना मैडम, ये H2 और ये O गए पानी बना के, अब ये N को जोड़ देने कार्बन के साथ, CH के साथ,
तो NHPH NHPH उल्टा लिखा है उसको। ऐसा क्वेश्चन भी आया है, आप प्रीवियस ईयर सॉल्विंग में गलती से आपने किया होगा तो आप देख सकते हैं वहां पे डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, ग्लूकोज से ओजा 1 मोल ग्लूकोज को ओजाजोन बनाने के लिए कितने मोल फिनाइल हाइड्रोजाइन लगते हैं? आंसर है 3 मोल्स। आप चेक कर सकते हैं और आपने सॉल्विंग किया विशाखा ने किया। ऐसा क्वेश्चन भी आया है, इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, ये क्वेश्चन आता है। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, और फिर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर मैंने सिर्फ 1 मोल ग्लूकोज में सिर्फ 1 मोल ही फिनाइल हाइड्रोजन डाला तो प्रोडक्ट क्या होगा? फिर एंड प्रोडक्ट नहीं बोल सकते आप, ये प्रोडक्ट बोलना पड़ेगा। वो बोलेगा 2 मोल ही डाला है, प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट डिफरेंट होगा। 3 डालेंगे तो ही आपको ओजोन मिलेगा। ओजोन जो एंड प्रोडक्ट है, ओजोन दैट इज ओनली विद योर 3, ईच मॉलिक्यूल रिएक्ट 3 मॉलिक्यूल्स। सेकेंड टाइम जब पुट करोगे तब भाई यहाँ पे वैसा रिएक्शन नहीं होता, बिकॉज अब यहाँ थोड़ी अल्डिहाइड कीटोन है ना, अल्डिहाइड कीटोन के साथ वो रिएक्शन करता है ना, जिस रिएक्शन में बताया H2 जाता है वो जुड़ता है। अब वो रिएक्शन करने के लिए इसमें तो कोई अल्डिहाइड कीटोन है ही नहीं, यहाँ पे रिएक्शन कैसा होगा? यहाँ पे यहाँ पे 4 OH है ना, 4 CHOH है, तो दूसरा नंबर का जो कार्बन है CHOH, उसमें से आपको निकाल देना है 2 हाइड्रोजन और इसको हम दे देंगे ताकि ये बना सके। ये बनाएगा सेकंड स्टेप में। ये क्या है? PHNH2 क्या है? एनालीन है, बेंजीन पे NH2। यहाँ पे एनालीन फॉर्मेशन होगा, एनालीन बनेगा और क्या निकलेगा बाहर? NH2 को भी इससे कर देंगे, 2H निकाला कहां से? जो सेकंड कार्बन है, ये कार्बन पे क्या है? CHOH है ना, इसका 2H को आप यहाँ से निकाल दो और वो 2H को आप तोड़ दो, इस पे क्या छाप दे दो, एक बनेगा एनालीन और एक बनेगा एमोनिया। और यहाँ क्या होगा? दोनों H आपने निकाल दिया, C डबल बॉन्ड वो बन जाए, ताकि अगला एक और रिएक्शन से कर, और वो जो बनेगा वो होगा। यहाँ प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको? यहाँ मिलेगा CH ऊपर पर, और सेकेंड वाला कार्बन क्या बन गया? C डबल बॉन्ड वो बन गया, और बाकी 3 CH जैसे रहते। कर रहे हैं, जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत बोलो ना, सबको बोलेंगे ठीक है। मॉर्निंग बैच यही खत्म हो गया, खत्म हो गया, खत्म हो जाएगा मॉर्निंग बैच। बाकी कोचिंग से कंपेयर नहीं कर रहा मैं आपसे, बाकी लोग तो आपसे पीछे ही रहे, आगे होने के सवाल पीछे बहुत पीछे है क्या बोल रहे तनिष? सर, बाकी के कोचिंग्स बहुत पीछे है, ऐसे बोला मैंने। तो ऑब्वियस सी बात है भैया, आप इससे रेस कर रहे हो, रेस में कौन है? सारे गधे, यही घोड़ा है, एक ही घोड़ा है, तो कौन जीते? घोड़ा ही जीते, घोड़ा कौन? बाकी सब तो अच्छे गधे, ब्यूटीफुल, वंडरफुल, है ना, डेकोरेटेड विद ऑल ज्वेल्स गधे, सॉरी जीतेगा
इधर से बात है भाई, वो वाला रैबिट तो कॉन्फिडेंट है, ये वाला रैबिट फास्ट टाइम कंसिस्टेंट है, किसी को हरा चिंता की बात ही नहीं है। बहुत मजा आ रहा है तुम लोग ना, अभी तो एकदम फेस जल हो गया। और कुछ बातें करे तुरंत चमक आया थे। अब वापस से कीटोन का यहाँ पे तुम होगा, एक्सपेरिमेंट होगा, अब फिर से और रिएक्शन करेंगे तो वापस ऐसे रिएक्शन होगा, नहीं होता कीटोन के ऊपर H2 जाएगा, वो आएगा ये NH NH NH। तो बताओ भाई, आप कर सकते हो मुझसे? हाँ हाँ, सिंपल है। C डबल बॉन्ड क्या आएगा, N NH तो CH होना चाहिए यहाँ भी, बिकॉज नंबर ऑफ बैलेंस सेटिस्फाई होना चाहिए ना। नहीं वो बस हो जाएगा, नीचे भी है ना, सही है ना? हाँ नीचे है। ये है ओजाजोन, बिकॉज ग्लूकोज से बना है, इसको बोलेंगे ग्लूकोओजाजोन। अगर फ्रक्टोज का बनता है तो क्या बोलेंगे, फ्रक्टोओजाजोन। दिस इज ग्लूकोओजाजोन। वो जो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला हाँ, ग्लूकोज से ओजाजोन बनाने के लिए 1 मोल ग्लूकोज को ओजाजोन में कन्वर्ट करने के लिए कितने मोल लगते हैं, ऐसा कुछ पूछता है। आंसर है 3। मैंने मना किया ओजाजोन फॉर्मेशन तक रिएक्शन होता है, फर्दर रिएक्शन नहीं होता है, क्यों होता है मुझे नहीं पता, हर रिएक्शन के रीजन मुझे पता नहीं होता, क्यों नहीं होता, जो होता है उसको हम स्टडी करते हैं कि वहां तक कैसे होता है। The fact chemistry, then that fact to understand how it happened, that also is some logic, not that जो मैंने बताया सही होगा गलत, ये बस लॉजिक है। रियल में क्या होता है किसी को पता, सभी साइंटिस्ट अपना अपना लॉजिक है, मुद्दे की बात है वो। जैसे अपना सुमित जाएगा पीएचडी करने के, तब वो स्टडी करेंगे इसमें क्यों क्या कैसे रिसर्च है ना भैया, जा सकते हैं कहाँ है रिसर्च में, क्या कौन सा एग्जाम है, केवीपीवाई आईसर नाइसर नेस्ट का एग्जाम दे जा सकते हो, कौन जा रहा है एग्जाम देने नहीं एग्जाम देने तो कोई भी जा सकता है, पीएचडी के बाद डबल पीएचडी तब तक तुम बूढ़ी हो जाओगी, अब तुम्हारे बच्चों को पाने का समय मुश्किल करना है, टेंशन नहीं है ना, ये हो गया इम्पोर्टेंट था। अभी एक रिएक्शन के बारे में बात करने वाला और उस रिएक्शन में एक और राज खुलने वाला है, रिएक्शन को देख रहा था तो एक प्रश्न मन में आया, फिर प्रश्न के लिए मैं उत्तर ढूंढा तो उससे एक और राज बाहर निकला। कौन सा राज बताऊं, पहले मैं वो राज बताता हूँ, फिर आपके मन में चिंता क्या बोलते हैं पैदा करता हूँ, ताकि आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। देखिए फेलिंग सॉल्यूशन और सॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कौन कर सकता है, अल्डिहाइड्स कीटोन्स, अल्डिहाइड राइट। अब देखिए हमने बोला रिड्यूसिंग शुगर वो है जिसके पास क्या है, अल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप,
ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनो। हमने रेड्यूस्ड शुगर वो इसको ऑलरेडी कीटोन ग्रुप है। अब फेलिंग सोल्यूशन, बेनेडिक्ट सोल्यूशन कौन करता है रेड्यूस? उसको सिर्फ अल्डिहाइड नहीं है, इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हमने यूज किया था। अगर कीटोन स्पेलिंग टेस्ट नहीं देते हैं, टॉलरेंस टेस्ट नहीं देते हैं, तो फिर फ्रक्टोज को हम कैसे बोल सकते हैं कि reduce शुगर? फ्रक्टोज में क्या होता है? कीटोन। देन व्हाई आर वी सेइंग इन बायोमोलिक्यूल्स कि कीटोन ग्रुप भी चलेगा? कीटोन है तो भी हम क्या बोलते हैं? रेड्यूस शुगर है वो। और रेड्यूसिंग शुगर कहलाने के लिए वो कीटोन ग्रुप को स्पेलिंग टेस्ट और टॉलरेंस टेस्ट देना है, जो पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू अल्डिहाइड्स कीटोन्स चैप्टर। Is it not contradicting? It is, sir. सब पूछ रही है बात मैं बताने के बाद। ये तुम्हें पहले पूछना चाहिए था जब मैंने बताया उस ये ऐसा है, तुमको विचारना चाहिए था, ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो ऐसा, ये तो ऐसा है ना। मुझे विचार नहीं आया जब मैं आज रिएक्शंस पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में प्रश्न, और ये जो अब मैं रिएक्शन आपको बताने जा रहा हूँ ये इस स्तर का सॉल्यूशन है। सॉरी, इस प्रश्न का ध्यानपूर्वक। जब ग्लूकोज को आप डालेंगे डाइल्यूट अल्कलाइन मीडियम के अंदर, ग्लूकोज को डालेंगे डाइल्यूट अल्कलाइन मीडियम के अंदर, उसके अंदर होता है रीअरेंजमेंट, और उस रीअरेंजमेंट से एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर फॉर्म होता है। सर एक स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे इसको हम, रिएक्शन नहीं है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन स्टेटमेंट। व्हेन glucose is तो क्या बोलते हैं हम? स्टैंडिंग बोलते हैं ना, स्टैंड बाय। ऐसे ही रखने में क्या होता है? स्टैंडिंग बोलते हैं ना, सुन में रखा रहता है। क्या इंग्लिश में बोलेंगे? व्हेन ग्लूकोज इज treated as a चंदन treated with alkaline solution, अल्कलाइन सॉल्यूशन में आप ग्लूकोज रख दोगे, it undergoes rearrangement to give an equilibrium mixture, कौन सा मिक्सचर? मिक्सचर ऑफ अल्फा डी फ्रक्टोज प्लस अल्फा डी मैनोस प्लस अल्फा डी तो जब अल्कलाइन मीडियम में आप प्लेस ग्लूकोज के आप ग्लूकोज अल्कलाइन मीडियम रखते हो तो वो ग्लूकोज कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है इसमें फ्रक्टोज में कुछ मात्रा में, और कुछ मात्रा में रीअरेंज होकर बनता है मैनोस, और कुछ ग्लूकोज रहता है। इक्विलिब्रियम मिक्सचर, ये वर्ड आपको समझ में आ रहा है राइट? बिकॉज इक्विलिब्रियम चैप्टर कहाँ पे था? 11th में था, और खतरनाक चैप्टर पढ़ा हमने, वंडरफुल चैप्टर। इक्विलिब्रियम मिक्सचर मतलब जहाँ पे 100% कन्वर्जन नहीं होगा, कुछ हद तक कन्वर्जन को दोनों साथ में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करेंगे, राइट? दैट्स द इक्विलिब्रियम मिक्सचर। यहाँ रीअरेंजमेंट हो रहा है, पूरा ग्लूकोज जो है कन्वर्ट नहीं हो रहा है फ्रक्टोज या मैनोस में, कुछ ग्लूकोज रीअरेंज होकर बन रहा है फ्रक्टोज,
कुछ बन रहा है मैनोस। अब इधर से वहां गया, ये इक्विलिब्रियम मतलब कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। इक्विलिब्रियम कब होता है एस्टैब्लिश? इन रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है इक्विलिब्रियम। उसका मतलब अगर ये कुछ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो गए मैनोस में, तो कुछ समय के बाद कुछ मैनोस भी कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में। ये ग्लूकोज बना फ्रक्टोज में, फ्रक्टोज बनेगा ग्लूकोज भी। ये आना जाना लगातार चालू होगा, दैट इज इक्विलिब्रियम, राइट? बिकॉज केमिकल इक्विलिब्रियम is who will complete the statement you already given. Chemical equilibrium is dash. एक ही word, dynamic. Anushka will get a gift. Yeah. Chemical equilibrium is dynamic. That is the first thing we discussed in chemical equilibrium chapter कि physical equilibrium static होता है, जब chemical equilibrium कैसा होता है? डायनामिक होता है, क्योंकि रिएक्शन में इक्विलिब्रियम आने के बाद भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते रहते हैं, पर अंतर ये है द रेट ऑफ रिएक्शन इज सेम ऑन द बोथ साइड। मतलब अगर 4 मॉलिक्यूल रिएक्टेंट बन रहे हैं प्रोडक्ट में, तो साइमल्टेनियसली इन द सेम टाइम 4 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनेंगे रिएक्टेंट में, तो ओवरऑल कंसंट्रेशन सेम दिखता है, बिकॉज़ 4 यहां से यहां है, 4 यहां से यहां चले गए, आपस इक्वल हो गए। पर ये चालू है, 4 का आना जाना यहां चालू है, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम। So all the three, that is alpha D fructose, alpha D mannose, alpha D glucose, they exist simultaneously. जब ये रिएक्शन मैंने पढ़ा मुझे क्लिक हुआ, इसका रीजन क्या है? जिस प्रकार से ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो सकता है, वैसे फ्रक्टोज भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है। इसीलिए जो कीटोस है, तो कीटोस इन द अल्कलाइन मीडियम, they must be converting into aldoses, एंड वो जो अल्डोस में कन्वर्ट हो रहा है वो रिड्यूस कर रहा है फेलिंग सॉल्यूशन फॉर टॉलरेंस रिएजेंट, ना कि कीटोस। कीटोन कर ही नहीं सकता है, समझ रहे हो? जिस प्रकार ग्लूकोज का इक्विलिब्रियम वैसे फ्रक्टोज का भी होगा ना, इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो किताब में दिया नहीं उसका भी होगा, वैसे ही होगा। वो इक्विलिब्रियम मिक्सचर में जो आपको अल्डिहाइड ग्रुप मिल रहा है ग्लूकोज माइनस का, वो रिड्यूस कर रहा है टॉलरेंस रिएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशन को। गॉट आंसर? मिल जाते हैं ये लिया आपने। अच्छा एक रिएक्शन मैं अपने ओर से ऐड कर देता हूँ। एक जगह एक क्वेश्चन मुझे याद आया अभी, मैंने सर वो लिखा नहीं तो वापस लीजिए ना। तब तक लिख दोगे? जल्दी लिख, कितना देर वेट किया मैंने? 4 लाइनें आप उसके सामने खड़े थे ना सर। सर हमने आपके एक्सप्लेन करने से पहले लिखा है वो। देख ये अंदर है गर्ल्स और बॉयज। यार बॉयज के नाम पे कदर नहीं, सब बॉयज को मारेंगे, मैं नाम खराब कर दिया। हो गया सर। देखो देव आ गया तुम्हारे घर पे, एड्रेस पूछना टाइम नहीं पढ़ाई करनी क्या हुआ। एसाइलेशन रिएक्शन, कौन सा रिएक्शन? एसाइलेशन। एसाइलेशन रिएक्शन क्या है? एडिशन एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप। एसाइलेशन इज एडिशन ऑफ एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप क्या? COCH3 है ना? और एक और रिएजेंट बताया है, she's talking about acetic anhydride, CH3COCH3, that is acetic anhydride, right? Either we can put acetic anhydride or we can put acyl chloride, CH3COCl, दोनों ही आपको एसाइल ग्रुप सप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप मान लीजिए यहाँ पे एसाइलेशन रिएक्शन करोगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन कहीं नहीं जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, बिकॉज
ये है आपका एसिडिक एसाइल क्लोराइड और यू कैन टेक एसाइल एनहाइड्राइड, एसिडिक एनहाइड्राइड। एसाइल क्लोराइड लेंगे तो बॉन्ड उठेगा यहाँ पे, ठीक है, AC प्लस Cl माइनस। एसिडिक एनहाइड्राइड लेंगे तो फिर आपकी मर्जी, यहाँ तोड़ो यहाँ तोड़ो, एक ही बात है, यहाँ तोड़ो। क्या सप्लाई करना है आपको? एसाइल। एक बात बताओ नहीं बताओ, तो ऑनलाइन वाले से पूछते हैं। बोलो थ्योरम बोला उन्हें, थ्योरम जी यस सर। जी एसाइल ग्रुप है COCH3 प्लस, ये इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल? COCH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, इनकम टैक्स का फाइल है, कौन सा फाइल? तुम थोड़ी हेरम, मैंने पूछा किसको? हेरम बुनाओ, बताओ। नहीं बता रहा, क्या करे? छोड़ दे, माफ कर। सर शायद इलेक्ट्रोफाइल है। शायद इलेक्ट्रोफाइल है, वाह क्या जवाब। एक इसका परिणाम है हेरम, पता है? जो तुमने बीच में क्लासेस को बंक मारे कहाँ गए थे? क्रिकेट के लिए, फुटबॉल के लिए? नो सर। कहाँ गए थे? सर बीमार था सर, सच में। से पहले की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग गैप, आई रिमेम्बर एवरीथिंग। मैं स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए चला गया, ये उसका परिणाम है शायद, otherwise serum was supposed to be very good result, a good performer from beginning of the session from 11th standard। बहुत अपेक्षाएं तुमसे थी मेरी, पर तुमने छुट्टियां मार मार के अपनी बैंड बजा रहे। अभी समय है, नो छुट्टी, नो मोर छुट्टी। किसको बता रहा हूँ? फिर हमको बता रहा हूँ, सबको बता रहा हूँ इसके माध्यम से। छुट्टियां मारने की नहीं भाई, किसको बोलते इलेक्ट्रोल बाहर बिटिया है, 11th से पढ़ा रहा हूँ, किसको बोलते इलेक्ट्रोल को मंच बताइए। हाँ कि किसका परिणाम है? प्रैक्टिस ना करने का परिणाम। सही बोल रहा हूँ ना मंच? सबके बारे में पता है मुझे, सुन सुन के बोलो। प्रज्ञा जगदाने, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। इलेक्ट्रोफाइल कौन? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो उसके ऊपर क्या होगा? प्लस चार्ज होगा कि माइनस चार्ज? प्लस। इलेक्ट्रोफाइल, फाइल मींस टू लव, किससे प्यार हो गया? इलेक्ट्रॉन से प्यार हो गया। कौन करेगा प्यार इलेक्ट्रॉन से? जिसके पास नहीं है, जिसके ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज विल लव नेगेटिव चार्ज। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, फिजिक्स। इलेक्ट्रोफाइल तो जिसके ऊपर होगा पॉजिटिव चार्ज वो प्यार करेगा इलेक्ट्रॉन से, मतलब इलेक्ट्रोफाइल वो जिसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज। सिंपल सी बात है। और न्यूक्लियोफाइल पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। तो COCH3 क्या है? अगर आप किसी को, अगर कोई कंपाउंड इलेक्ट्रोफाइल जोड़ रहे हो, इलेक्ट्रोफाइल दे रहे हो, और आप रिटर्न में कुछ पूछ रहे हो, क्या देगा? इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल देगा? एक हाथ दो तो एक पैर देते हैं क्या? डायलॉग क्या है? एक हाथ दो एक हाथ लो, ऐसे ही है ना? ऐसे होता है क्या एक हाथ लो एक पैर दो? नहीं, इलेक्ट्रोफाइल दो इलेक्ट्रोफाइल लो, न्यूक्लियोफाइल दो न्यूक्लियोफाइल लो। वी स्टडी अबाउट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा। अगर COCH3 वहां पे जा रहा है
वहां से भी इलेक्ट्रोफाइल भी आना है, कोई प्लस वाला ही आएगा। तब दो ऑप्शन है वहां पे, अल्कोहल है। अब अल्कोहल में बॉन्ड आप तोड़ सकते हो, या तो भाई अल्कोहल में COH, अगर यहाँ बॉन्ड तोड़ेंगे ये बनेगा H+, यहाँ तोड़ेंगे तो बनेगा O-। दो ऑप्शन है, या तो अल्कोहल आपको H+ दे दे या फिर OH- दे दे। तो लॉजिक लगाना है भी यहाँ पर कैसा होगा, एसाइलेशन कर रहे हैं, एसाइलेशन मतलब इलेक्ट्रोफाइल जोड़ रहे हैं, तो लेना क्या है, इलेक्ट्रोफाइल लेना है, मतलब प्लस वाला लेना है, मतलब क्या आ जाएगा यहाँ से H. इज क्वाइट लॉजिकल। मतलब अल्कोहल से आपको H+ को एक्सट्रैक्ट करना है और उस H+ के बदले में वापस COCH3 को लगा देना है। उसे मतलब कंसेप्ट को समझो, चीजें बहुत आसान है। कंसेप्ट में पहली बार नहीं बात करती, बेचारा मैं हूँ बेचारा, इस बार तो कोई इलेक्ट्रोफाइल 11वीं से लेकर 12वीं तक रगड़ चुका हूँ, है ना, बार 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 हर जगह पे, है ना, पर किसी को तरस नहीं आ रही, कोई तरस नहीं दिला रहा, क्या करें? कोई बात, करत करत अभ्यास के आगे बताओ, करत करत अभ्यास के, हाँ कौन बोल रहा है, विशाखा, हाँ बोलो, बराबर है, हाँ अवघड होत. सोपा, करत करत अभ्यास के जड़मत को जान, जड़मत में अवगढ़, जान में सोपा, बार बार मेरी अपेक्षा है बोलो बोलो, तभी तो भी आपका हृदय पिघल जाएगा, मेरी बातों को आप समझ जाएंगे और प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे और बात समझ आएगी, तक आप रिएक्शंस करेंगे, बहुत मजा आएगा। मुझे क्यों मजा आएगा, रिजल्ट आएगा ना। तो यहाँ पे OH जो है आपके जितने भी OH है अलग अलग, इस सब जगह क्या होगा, H+ को यहाँ से निकाल देंगे और वहां COCH3 को लगा देंगे, वहां से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 4 टाइम्स। तो यहाँ पे करेंगे एसाइलेशन, CH3 CO Cl, यहाँ पे CH H गया और COCH3 वहां पे आ गए, तो हम वहां पे वो तो ऐसा ही है, H को निकालना है और वहां आ जाएगा CO CH3, दिस इज ऑल 4 टाइम्स, और नीचे CH2O CO, यहाँ भी H निकाला, COCH3 हर जगह अल्कोहल में आप एक बोला। तो यहाँ भी कितना एसाइल ग्रुप लगेगा कुछ पूछ सकता है, for one equivalent of glucose how many equivalents of, है ना, ऐसा ग्रुप कितना लगेगा, 5 लगेगा, 5 ऐसा ग्रुप आपको यहाँ पे, यहाँ पे रिएक्शन समाप्त हो। सर दो चीज और करेंगे, हाँ सर हाँ सर अभी आपने वो 5 असाइल क्लोराइड का क्या बोला, मैंने मतलब ठीक से सुना ही नहीं दिया मुझे. इक्विवेलेंट ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए 5 एसाइल क्लोराइड लगेगा ना, देखो ना कितने 5 OH ना उसके अंदर, हाँ हाँ 5 OH है उसी, ओके सर, थैंक यू सर. रिएक्शन समाप्त होते हैं। दो बातें, और इससे पहले कि मैं दो बातें और आज ही खत्म करना है, तो आप 5 मिनट और रुक सकते हैं, रुक सकते हैं, ठीक है, Yes, तो आप sir. 5 मिनट रोकना, खत्म करना, खत्म। उससे पहले बस जस्ट एक 30 सेकंड्स का ब्रेक। लास्ट टाइम हमने एनोमर्स के बारे में बात किया था। एनोमर्स क्या बोला मैंने, एनोमरिक कार्बन, कार्बन कार्बन जो है वहां पे OH ग्रुप का पोजीशन अगर राइट साइड पे है तो, लेफ्ट पे है तो, हेलो बेटा, वो थे एनोमर्स। और एक होता है एपीमर्स, एपीमर्स, एपीमर्स का भी एक बात तो कॉमन है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पूरा फॉर्मूला सेम। एपीमर्स आर मच सिमिलर टू दैट ऑफ एनोमर्स। कोई भी एक कार्बन, कोई भी आपने देखा ना, हर एक कार्बन बीच में जो है उसपे एक जगह OH और एक जगह H, HOH, सारा का सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, कोई भी एक ही कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होगा, OH की पोजीशन बदल जाएगा, एनी वन कार्बन एक्सेप्ट एनोमरिक कार्बन।
बिकॉज एनोमरिक कार्बन ऑलरेडी हो चुका है, बुकिंग हो चुका है, उन्हें क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं। तो एनोमरिक कार्बन को छोड़ के दूसरे कोई भी कार्बन पे अगर OH या कॉन्फ़िगरेशन बदलता है उनको बोलते हैं एपीमर्स। क्या कहेंगे? Two compounds having same molecular formula. Two compounds having same molecular formula, but differ in the configuration. The configuration of any one chiral center, the chiral carbon, blue carbon, never chiral carbon. Bracket में लिखो except anomeric carbon, except anomeric carbon are called epimers. Are called epimers. For example, these two are, इसके दो एग्जांपल फेमस है, वो दो एग्जांपल लर्न करिए, वो दोनों के क्वेश्चन आएंगे। एक है ग्लूकोज और गैलेक्टोज, दूसरा है ग्लूकोज गैलेक्टोज किस कार्बन के फेमस या C4, these are C4 एटीमर्स। देखो आप, इनका जो फोर्थ कार्बन है पूरा का पूरा सब सेम है, सिर्फ 1 2 3 4 फोर्थ कार्बन को OH की पोजीशन जो है यहाँ पे राइट है, यहाँ पे लेफ्ट है। These are called, these two are called as C4 epimers. क्या बोलेंगे? C4 epimers। मतलब फोर्थ कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन अलग होने की वजह से ये दोनों एपिमर्स है, इनको बोले C4 epimers। वैसे ग्लूकोज और मैनोज है C2 epimers। ये दो एग्जांपल, स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं है सर, बस लिख लो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर C4 epimers, तो तुमको पता है ऑलरेडी पहले से। वैसे अगर मैनोस बनाओगे, मैनोस में क्या होगा, जो सेकेंड कार्बन पे OH है उसका पोजीशन डिफरेंट। तो दूसरा एग्जांपल लिख लो, क्या, ग्लूकोज एंड मैनोस, तो डी ग्लूकोज, दूसरा एग्जांपल है डी ग्लूकोज एंड डी मैनोस आर C2 epimers। ये दो ही फेमस है जो क्वेश्चन पूछ सकता है, ग्लूकोज गैलेक्टोज, ग्लूकोज एंड मैनोस, कहां कौन से कार्बन के एपिमर, ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, डन एवरीबॉडी। द लास्ट टॉपिक इज न्यूटा रोटेशन। न्यूटा रोटेशन, ये क्या है समझाता हूं पहले, तो दूसरी बात इसको क्वेश्चन कैसे आता है, हाउ टू सॉल्व। जो ग्लूकोज है, whether it be alpha glucose or it be a beta glucose, अल्फा हो या बीटा, जो अल्फा ग्लूकोज है डेक्स्ट्रो के लिए वो है डेक्स्ट्रो, जो बीटा ग्लूकोज है डेक्स्ट्रो के लिए वो है डेक्स्ट्रो। इसका जो एंगल है वो 1 कितना एंगल, एग्जैक्ट एंगल कितना, what is the angle of alpha? 112 degree approx, and इसका एंगल है approx 19 डिग्री। एंगल पता है ना, डिफ्लेक्शन होता है ना towards right, towards तब समझते हैं लीवर x2, so it is deflecting towards right, making angle theta is 112 degree angle, इसका डिफ्लेक्शन towards right but angle is 19 degree। अब होता है क्या, फॉर एग्जांपल हम कुछ भी लिया तो अल्फा या तो बीटा लिया, अल्फा या बीटा, अल्फा लिया मैं, इसको ऐसे ही रखा, बना दिया फ्रेशली प्रिपेयर्ड अल्फा ग्लूकोज, मेरे हाथ में है, दिख रहा है, ऐसे रखा हमने कुछ देर,
स्लोली स्लोली क्या होगा बताया क्या कि अल्फा ग्लूकोज कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा बीटा ग्लूकोज, बिकॉज अल्फा या बीटा प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते. अगेन दे मेंटेन इक्विलिब्रियम मिक्सचर. एक डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है अल्फा और बीटा के बीच, वो साथ में को एग्जिस्ट करते हैं. जैसा आपको याद है हाइड्रोजन चैप्टर में दो टाइप का हाइड्रोजन बताया था मैंने 11th स्टैंडर्ड. ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन. Now ortho and para, if you take any sample of hydrogen, it will have both ortho and para hydrogens. क्या डिफरेंस है? पैरा में ऑपोजिट स्पिन है प्रोटॉन का, ऑर्थो में सॉरी ऑर्थो में पैरा पारो, हाँ पारो इज ऑपोजिट, मेरा ऑपोजिट है ना. तो इट हैव ऑपोजिट स्पिन्स और ऑर्थो में नो कंफ्यूजन. मुझे पक्का याद है क्योंकि याद करने की लॉजिक बना लेता हूँ. मैंने ऐसे याद रखा पैरा मतलब पारो. मैं मेरे लिए पारो किसको बोलते हैं? प्रेमी. प्रेमी जो पारो पारो है ना देवदास पिक्चर में पारो है ना. हाँ तो पारो को याद रख लिया मैंने. अब पारो मेरे ऑपोजिट है ना, ऑपोजिट लिंक है, तो इसलिए मैंने बोला कि उसमें ऑपोजिट स्पिन्स होते हैं. मेरा ऐसे ध्यान में रखता है. क्या आपको तो बुद्धिमान तो मैं होने की मुझे याद रहेगा. और बाय डिफॉल्ट पे पैरा क्या होगा? सेम स्पिन वाला. दे एग्जिस्ट टुगेदर, राइट. वैसे ही ये अल्फा या बीटा ग्लूकोज जो है अकेले एग्जिस्ट करते नहीं है. दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम. अभी अभी आपने फ्रेशली प्रिपेयर किया अल्फा ग्लूकोज, तुरंत जब बनाया तब था, पर सोली सोली क्या हो गया? बीटा में कन्वर्ट होना शुरू हो गया इक्विलिब्रियम मिक्सचर बनने तक. इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा फिर बंद हो जाएगा. तो दोनों साथ में यूज करेंगे. उससे क्या होगा? जब आपने तैयार किया था आपने मेजरमेंट जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा उससे मेजर किया आपने, एंगल क्या देखा आपको? 112. अभी जस्ट तैयार हुआ था 112 पूरा मिक्सचर का एंगल इतना है. कुछ देर के बाद देखा तो क्या हुआ? कुछ देर के बाद देखा आपने कि अप्रोक्सीमेटली बन गया 57 डिग्री. तो ऐसा कैसा हो गया? क्योंकि अल्फा क्या हो कन्वर्ट हो गया बीटा में, और बीटा एंगल कम है ना, बीटा का एंगल कम है तो मिक्सचर का एंगल थोड़ी कम होता रहेगा, ओवरऑल मिक्सचर कम हो जाएगा ना एंगल. वैसे ही अगर आपने बीटा बनाया, मान बीटा तो 19, कुछ देर बाद आ जाएगा 57, इतना ही बनेगा बिकॉज मिक्सचर का इक्वल रहेगा ना. क्यों बढ़ कैसे गया? क्योंकि बीटा कन्वर्ट हो गया अल्फा में, और अल्फा का एंगल ज्यादा है तो नेट वैल्यू बढ़ रहा है. एंड दिस चेंज in the angle is called as Muta rotation. This change in this angle is called as Muta rotation. ये पहली बात. ये क्या है? हेडिंग क्या है? दूसरी बात, क्वेश्चन क्या बनता है इसके ऊपर? एग्जाम में कहता है क्वेश्चन एग्जाम पूछता है which of the following can show Muta rotation. अब हम बोलेंगे सर आपने जो ग्लूकोज पढ़ा है उसको वही याद है, ये दिक्कत आती है क्योंकि किताब ग्लूकोज एग्जांपल दे, ग्लूकोज तो हाँ देगा ही देगा, पर बाकी लोग कौन देगा हमें क्या? तो कौन देगा लिख दीजिए. कौन देगा? ऑल द रिड्यूसिंग शुगर्स. वन स्टूडेंट बोले ऑल रिड्यूसिंग शुगर्स. कौन है रिड्यूसिंग शुगर्स? ऑल द मोनोसैकेराइड्स. ऑल द मोनोसैकेराइड्स. और डाइसैकेराइड्स में कौन है? माल्टोस एंड लैक्टोस. माल्टोस और लैक्टोस, बराबर ना. सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर. मतलब which of the following will give Muta rotation का आंसर में या तो मोनोसैकेराइड होना चाहिए देगा, या फिर डाइसैकेराइड में माल्टोस और लैक्टोस होना चाहिए तो देगा. कौन नहीं देगा? पॉलीसैकेराइड्स नहीं देंगे, मतलब सेलुलोज नहीं देगा, ग्लाइकोजन नहीं देगा, सुक्रोज नहीं देगा, और फिर डाइसैकेराइड्स में एक बच गया स्टार्च था उसके अंदर, है ना. पॉली में क्या है? स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन. डाइसैकेराइड में सुक्रोज. ये लोग जो है म्यूटा रोटेशन नहीं देंगे. खत्म बात. इससे क्वेश्चन आता है, सिंपल है, मुद्दे की बात क्वेश्चन और एक आंसर. ठीक. हियर वी एंड कार्बोहाइड्रेट्स. Thank you very much. Thank you. You can start solving questions on carbohydrates and keep all the questions जो भी doubt bookmark करके आप रखिए.
जब हम सॉल्विंग करेंगे तब आपके डाउट्स जब चैप्टर खत्म होगा विल स्टार्ट सॉल्विंग। व्हाट विल सॉल्व, जो जो आपके डाउट्स है वही सॉल्व करेंगे, ठीक है। Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Uh-oh.